हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का क्लास ट्रिक्स की इस नई सीरीज में। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि इन वीडियोस में हम जो है अभी तक हमें एमपी बोर्ड की एग्जाम्स में जितने भी पेपर्स हैं, वो जो पूछे गए पेपर्स हैं, उन सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। और आज हम इस वीडियो में आज से हम शुरू करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 4 तक, जो हमें 2023 की जो बोर्ड एग्जाम थी उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को आज से हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो सही विकल्प चुनकर लिखिए। अगर आपको इस पेपर की कॉपी अगर आपको चाहिए, आपको इसकी फोटो चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऐड हो सकते हैं। वहां पर मैंने एक पेज ग्रुप बनाया है, या और पेज भी है, तो आप वहां जाकर इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर इस पेपर की को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास जो पहला प्रश्न है सही विकल्प में क्या बोल रहा है। समीकरण निकाय ax1 मैं यहां लिख देता हूं, a1x धन b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, हम इन प्रश्नों को जो है पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप जहां पर स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, वहां पर आपको सर ने समझाया भी होगा या मैम ने समझाया होगा। ठीक है, तो आपके पास ये कुछ दो इक्वेशंस रहेगी। ठीक है, इनमें हमें क्या बताना है, देखते हैं हम। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। ठीक है, और हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब उन 4 ऑप्शन में हमें ये पता होना चाहिए कि जब अद्वितीय हल होगा तब हमें इनमें जो गुणांकों के जो अनुपात होते हैं वो किस प्रकार से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, जब अद्वितीय हल होता है तब क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। ठीक है, तो आपके पास इस पेपर में जो ऑब्जेक्टिव है उसमें जो पहला ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट सेकंड जो सेकंड बी वाला ऑब्जेक्टिव है वो जो है करेक्ट है। ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये हमारे पास जो है पहला ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास जो द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। जो हमारे पास सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हमें क्या पूछा गया है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। ठीक है, अब देखो द्विघात समीकरण और बहुपद, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों अलग चीज है। समीकरण में पहले आपको बता देता हूं समीकरण क्या होता है। समीकरण जब हम किन्हीं दो राशियों को बराबर रख कर तुलना करते हैं तब उससे क्या बनता है, समीकरण। जैसे मैंने लिखा a बराबर 4, तो यहां पर a का मान बराबर है 4 के, तब ये जो हमें पूरा मिल रहा है ये क्या है, एक समीकरण है। ठीक है, अब ऐसे बहुपद जो होता है वो एक अलग चीज है, बहुपद अलग चीज है। ठीक है, जैसे मैंने सिर्फ लिख दिया ax धन b, तो ये क्या हो गया, एक बहुपद है। ठीक है, बहुपद में और जो है एक समीकरण में अंतर है। ठीक है, तो हमें किस प्रकार का समीकरण चाहिए, द्विघात समीकरण। क्या चाहिए, द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण अगर आपने पढ़ा हो, अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी मैं आपको इसका मानक रूप बता देता हूं। ठीक है, जो द्विघात समीकरण होता है इसका मानक रूप होता है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ठीक है, ये कौन सा है, ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण अलग है। अब मैं आपको द्विघात बहुपद का भी जो है मानक रूप लिखकर बता देता हूं, तो आपको ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए। द्विघात बहुपद, ठीक है, अब द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद जिसमें हम ये बराबर के चिन्ह के साथ में जो 0 लिखा हुआ है इसको हटा देंगे, ax वर्ग धन bx धन c, ये द्विघात समीकरण है और ये द्विघात बहुपद। अब देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन में a वर्ग x धन bx धन c है, जो गलत है। सेकंड वाला ax वर्ग धन bx धन c है सिर्फ। ठीक है, तो वो द्विघात बहुपद है। लेकिन यहाँ पर तीसरा जो है देखते हैं ax वर्ग धन bx धन c, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 3 जो है वो देखते हैं। हमें इस पेपर में आप कोशिश कीजिए कि इस पेपर को डाउनलोड करें, उसको देखते रहें। ठीक है, और आप लिख लें ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, तो जो आपको आने वाली एग्जाम्स में भी काम आने वाले हैं। जरूरी नहीं ये ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो है वो फिर बाद में भी पूछे जा सकता है। एक एपी दी गई है जो क्या है, -3 -1/2, एक समांतर श्रेणी एपी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं हम समांतर श्रेणियों को इंग्लिश में। -3 -1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, यहाँ पर 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस एपी का 11वां पद अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए का मान जो हमें इस एपी में दिया है -3, और डी जो है वो कितना हो जाएगा। देखो डी कैसे निकालते हैं, सारबंतर बोलते हैं हम इसे। अगला पद, इन दो पदों को लेंगे हम, इस पद में से इस पद को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या होगा, या फिर आप ये बोल सकते हो ये a1 है, a1 पद है, ये a2 पद है, ये a3, इसके बाद और बहुत सारे यहाँ पर इस एपी में पद आ सकते हैं। ये परिमित श्रेणी नहीं है, एक अपरिमित श्रेणी है। इसमें देखो डॉट 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 लगे जो हमें ये बता रहे हैं कि आगे इसमें और भी पद हैं जो सीमित नहीं है ये, और आगे पता नहीं कितने पदों तक ये श्रेणी लिखी गई। लेकिन इसमें हमें पूछा 11वां पद। ए का मान क्या है हमारे पास, -3 है। डी हम सारवंतर निकालेंगे a2 - a1 से, -1/2 और
3, ठीक है। यहाँ पर एक माइनस जो है सूत्र का है और एक माइनस जो है हमारे पास -3 का, ठीक है। A2 माइनस A1 से हम अब इसके बाद क्या करें, -1/2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 और -1 धन क्या आ जाएगा 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, तो हमारे पास यहाँ पर सारवंतर आ गया 5/2, कितना आ गया सारवंतर आ गया हमारे पास, डी का मान कितना आ गया, डी का मान आया हमारे पास 5/2। अब क्या करेंगे हम 11वां पद निकालेंगे, तो किसी भी श्रेणी का किसी भी पद को अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो आपके लिए एक सूत्र होता है an बराबर a धन n-1 इंटू डी, ठीक है, ये हमारे पास सूत्र है। अब हमें क्या करना है, इस सूत्र में इन सभी मानों को निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक है, इन मानों को रखना है हमें, जितने भी मान हमारे पास है ना, a का मान है, d का मान है, ऐसे हमारे पास n क्या होगा, पद की संख्या कौन सा पद है, 11वां पद निकालना है, तो हम ये मान रखेंगे, देखो क्या आ जाएगा an बराबर an में आप देखो यहाँ पर क्या हमें 11वां पद निकालना, तो a11, a का मान कितना बेटा -3, ये पहला पद, धन n का मान हमारे पास है 11, हमें 11वां पद निकालना है ना, तो हम 11 रखेंगे, -1 गुणा d का मान है हमारे पास 5/2, क्या है 5/2। अब क्या करेंगे हम हल करेंगे इसको, -3 धन 11 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 गुणा 5/2, 2 से इस 10 को हम जो है भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा 5 बार में, 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 25, और 25 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 22, धन का 22 आ जाएगा। तो हमारे पास जो कौन सा पद 11वां पद जो है वो क्या है 22 है। अब देखते हैं हमारे पास आंसर क्या है, एपी में जो बी है, इस तीसरे वाले ऑब्जेक्टिव में बी जो है वो 22 दिया है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 22, ठीक है। आप इसको लिख भी लें, या आपको जो है 5वें पार्ट में 5वें अध्याय में बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं ये, ठीक है। और अगर आपको इस अध्याय से रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जो लिस्ट दिखेगी कक्षा 10वीं की, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे वाले पॉइंट की ओर, क्या बोल रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। अब जो शंकु होता है वो इस प्रकार का होता है, हमने देखिए बर्थडे पार्टीज में जो केप्स होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं शंकु बोलते हैं, ठीक है। अब इस शंकु में ये जो तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, ये जो हाइट होगी, इस हाइट की बात की जा रही है, इसकी ये जो तिर्यक ऊंचाई है ना, इसकी बात करी जा रही है, इस तिर्यक ऊंचाई की बात की जा रही है, जिसे हम एल से दर्शाते हैं, और इस शंकु की के आधार की, ये जो आधार है ना जिस पर ये टिकेगा, उसकी ऊंचाई, इसे हम h बोलते हैं। तो जो l का सूत्र होता है वो होता है l इक्वल टू, तिर्यक ऊंचाई का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, l इक्वल टू √r² प्लस h², जहां पर ये r है इस शंकु के आधार की त्रिज्या है, ठीक है, और h क्या है इस आधार की ऊंचाई, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई क्या, आपको ये जो टेढ़ी लाइन दिख रही है ना, ये सी झुकी हुई लाइन, ये क्या होगी तिर्यक ऊंचाई होगी, ठीक है। अब इसको नोट कर ले, ठीक है, ये काम आने वाली चीज है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है अब सही क्या है यहाँ पर, चौथे पॉइंट में यहाँ पर l इक्वल टू √r² प्लस h², करणी वर्गमूल r² धन h², जो d वाला पॉइंट है ये सही है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो अगला पांचवा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, 6 और 20 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, 6 और 20 का क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। तो मैंने आपको HCF जो है हम कैसे निकालते हैं, देखो HCF 6 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 3, और 20 के 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। हमारे पास ये क्या आ जाएंगे 6 और 20 के जो है क्या आ जाएंगे गुणनखंड आ जाएंगे। अब इस गुणनखंडों से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF। तो देखो जो संख्या इन दोनों में कॉमन है वो क्या होती है, HCF होती है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इन दोनों का HCF देखो यहाँ पर सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन नहीं है, ये जो दूसरा वाला 2 है ये छूट जाएगा, और 5 भी छूट जाएगा, दोनों में नहीं है ना, ये सिर्फ किसमें है, देखो 20 में 5 है लेकिन 6 में नहीं है, 3 जो है वो 6 में है लेकिन 20 में नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 2, तो इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा 2। तो हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमारे पास पहला ही ऑप्शन हमारे पास 6 है, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे हमारे अगले ऑब्जेक्टिव की ओर, जो क्या है देखते हैं, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ऑब्जेक्टिव है। अब मैं आपको बता दूं, किसी भी बहुपद में जितनी भी घात होगी, जितनी आपके पास आपके बहुपद में घात होगी, उतनी ही क्या होंगे किसी भी बहुपद के शून्यक होंगे। सपोज मान लो, देखो मैं लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं x वर्ग धन 2x धन 3, यहां पर अब घात क्या होती है, चर राशि में जो भी अधिकतम घातांक है वो क्या होगा, क्या होगा, वो होगा घात। अब देखो यहाँ पर x में जो घातांक क्या है सबसे बड़ा 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ 1 है ना, और यहाँ पर कोई x है नहीं, ठीक है, 0 है, x जो है लेकिन 0 नहीं है, x की घात 0 है, क्या है यहाँ पर घात में 0 है। अब यहाँ 2 है, तो चर राशि में अधिकतम घातांक जो होगा वो क्या है यहाँ पर 2 होगा, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब हमें किसके बारे में पूछा है, त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें घात 3 होगी, कितने 3 होगी, ठीक है। अब जितनी घात उतने शून्यक, तो त्रिघात बहुपद में लिख देता हूं आपको, यहाँ ax³ धन bx² धन cx धन d, ये हमारे पास देखो 3 घात का एक क्या है बहुपद है, इसे हम त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। इसमें घात अधिकतम जो है चर राशि की घात कितनी है 3 है, तो इस बहुपद के शून्यक भी कितने होंगे
इस त्रिघात बहुपद के शून्यक भी जो है 3 होंगे। कितने शून्यक होंगे? 4 घात होगी तो 4 शून्यक, 5 होगी तो 5 शून्यक, 6 होगी तो 6 शून्यक। ठीक है, अब हम अगले जो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारे 6 ऑब्जेक्टिव है पहले प्रश्न में वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम रिक्त स्थानों की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों में क्या पूछा है? पहला सभी और फिर पूछा है डॉट 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 त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो, अब समरूप और सर्वांग सम हमने 9वीं क्लास में सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सभी त्रिभुज जो समरूप होंगे वो सिर्फ कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? ऐसे त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान होती है। क्या समान होती है? दो त्रिभुज हैं जिसमें भुजाएं कैसी हो? समान हो। जैसे मान लो मेरे पास एक ये त्रिभुज है, इसमें सभी भुजाओं की लंबाइयां 3-3 सेंटीमीटर है और इसके अंदर 4-4 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी है? 4-4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों की जो है दोनों भुजाओं को देखो, सभी भुजाओं को देखो, 3-3-3 और यहाँ 4-4 और 4। तो ऐसे त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे समबाहु। क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, उनके लिए कुछ कंडीशंस है जो हमें चैप्टर में पढ़ाई जाएगी, जो चैप्टर में हमें मिलेगी। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज हमेशा ही क्या रहेंगे? समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे और इनका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, हर एक समबाहु त्रिभुज में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, अब सपोज ये दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है उसके लिए मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, जो दूरियां होगी उनकी बात कर रहा हूं मैं। एक्स अक्ष है ये और यहां से देखना है जब मैं दूर हटूंगा। ठीक है, कहां से? इस मूल बिंदु से। मैं मूल बिंदु से। ठीक है, अब कोई बिंदु है, मान लो यहां पर है, मैं ये मान लो 1 है और ये 6 है। अब जो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम जो है हमें थोड़ा तो नॉलेज है, उसके बेस पर मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अब मान लो मेरे पास ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु, इसको मैं नाम देता हूँ ए, जिसके निर्देशांक क्या होंगे? 1,6। देखो ये एक्स अक्ष पर जो दूरी है इस बिंदु की, एक्स अक्ष देखो, ये एक्स अक्ष पर ये कितनी दूर तक जो है हम इस बिंदु को ले रहे हैं? 1, और वाई अक्ष पर 6। अब हमें इस प्रश्न में दिया क्या गया है? एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष की दूरी नहीं, क्या दिया गया है? एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, ना कि एक्स अक्ष की दूरी। हमें क्या दिया गया है? एक्स अक्ष से दूरी। देखो ये एक्स अक्ष है, इससे इस बिंदु की दूरी कहां नापी जाएगी? ऊपर नापी जाएगी। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो बिंदु है वो क्या होता है? वाई अक्ष, ये जो है ना, इस वाई अक्ष के पर ही तो बिंदु होंगे ना, कहां पर होंगे? वाई अक्ष पर ही बिंदु होंगे। तो एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु की जो दूरी होती है वो क्या होता है? वाई अक्ष का निर्देशांक। यहाँ यानी कि यहाँ पर क्या है? 6 है। ठीक है, वाई अक्ष का निर्देशांक जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। और जो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है उसे हम भुज बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी भाई? कोटि हो जाएगी। ठीक है, आप इसका जो है अच्छे से ध्यान रखें। जो एक्स अक्ष से दूरी है वो कोटि है और वाई अक्ष से दूरी क्या होगी? फिर इसका अपोजिट। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट होगा भुज। ठीक है, तो ये दूसरा वाला हमारे पास यहाँ पर रिक्त स्थान था। तीसरा देखते हैं। तीसरा रिक्त स्थान क्या? एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो कोई भी निश्चित घटना हो जो घटित हो रही है उसकी प्रायिकता हमेशा एक रहती है। क्या रहती है? एक। जो घटना घटित हो सकती है, ऐसी घटनाएं जो घटित हो गई है या होने वाली या हो सकती है, उन सभी की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? एक होगी या एक से कम होगी। एक से ज्यादा किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। चौथा पॉइंट हमें क्या बोल रहा है? कर्णी 2 एक डॉट 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 संख्या है। अब ये कर्णी 2 एक किस प्रकार की संख्या है? कर्णी 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? अपरिमेय। क्या जाएगा इसके रिक्त स्थान में? अपरिमेय। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया है। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया है जिसे अब द्विघातीय सूत्र के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? द्विघातीय रूप के सूत्र में। जो श्रीधराचार्य का जो सूत्र है उसे हम द्विघातीय सूत्र के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो क्या है? एपी 5, एक एपी है हमारे पास, समांतर श्रेणी एपी 5 10 15 डॉट 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 का 10वां पद। 10वां पद हमारे पास एक एपी है जो कैसे बढ़ रही है? देखो, पहला जो पद है वो 5 है, दूसरा 10 है, यानी यहां पर 5 जो है बढ़ रहा है। पहले पद में 5, पहला पद तो 5 है, 5 के बाद 10 लाने के लिए हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, फिर 15 लाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही हमें कहां तक निकालना है? 10वें पद तक निकालना है। तो ये 5 का पहाड़ा भी तो है। देखो 5 10 15 फिर क्या आएगा? 20 25 5 फिर 25 के बाद 30 35 40 और फिर आखिरी में जो 10वें नंबर पर आता है 5 का गुणा हम 10 में करेंगे, क्या आ जाएगा? 50। ठीक है, तो यहाँ पर एपी का 10वां पद, कौन सा पद? 10वां पद। देखो ना, 5 के पहाड़े में जो 10वें नंबर पर संख्या आती है वो क्या आती है? 50। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा आंसर? 50। तो एपी का 10वां पद आ जाएगा हमारे पास 50। ठीक है,
आप इनको नोट भी करते रहना साथ में, ठीक है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हमें सही जोड़ी दी गई है। क्या दिया गया है? सही जोड़ी। मैं आपको यहाँ पर एक एक जो है लिख कर बता देता हूँ। जैसे हमें पूछा गया है घनाभ का आयतन क्या होता है, ठीक है। तो घनाभ जो है वो हमने आकृति देखी है, ऐसी जो ठोस एक हमने जो है एक ये समझ लो आप, जो रबिक्स क्यूब आता है ना, जो ऐसे हम जिसको घुमाकर वो कलर मैच करते हैं, वो क्या होता है? घनाभ होता है, ठीक है। उस घनाभ में हर एक फलक जो होता है वो समान होता है, उसके हर एक कोर की लंबाई क्या होती है? समान। तो यहाँ पर घनाभ में घनाभ का जो आयतन है वो होगा ए क्यूब। क्या हो जाएगा? ए क्यूब। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वर्ग के क्षेत्रफल की तरफ। अब वर्ग हमने देखा है। अच्छा, आयतन के बारे में आपको जो है ना आयतन, अब आयतन क्या होता है? आयतन किसी भी वस्तु के अंदर जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, जो खाली स्थान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आयतन। जैसे आप जिस रूम में रह रहे हो, उस रूम के अंदर जो चारों दीवारों के अंदर जो आपके पास जगह बची हुई है, जिसमें आपने आपका सारा सामान रख कर रखा है, उस जगह को हम क्या बोलेंगे? उस जगह को हम आयतन बोलेंगे, ठीक है। और वर्ग के क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल की बात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो हमें सही जोड़ी में दिया गया ना, क्या आ जाएगा इसमें? ए का वर्ग। भुजा, मान लो किसी वर्ग की जो भुजा है वो ए है, तो उसका अब ये वो वर्ग हो जाएगा। भुजा क्या है? ए है, ठीक है, जो समान है। सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है ना वर्ग में। तो जो अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्या निकालेंगे हम? भुजा का वर्ग। और हमने भुजा ए लिए तो क्या आ जाएगा? ए वर्ग। तीसरा पॉइंट क्या है? साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिसका मान होगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सही जोड़ी में भी हमारे पास यहाँ पर दिया गया है जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? एफ है, तो एफ आ जाएगा इसमें। चौथा देखते हैं। चौथा हमें दिया है 1090 माइनस है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट ये सेट है यहाँ पर किसमें? क्लास 10th में कि जो ए है कि क्या न्यून कोण है, तो 1090 माइनस ए बराबर होगा कोट ए। क्या होगा? कोट ए। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर जी है वो सही है। इसके बाद आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पर। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 9 10 स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो सेक में अब यहाँ पर देखो दोनों पदों में हमारे पास क्या है? 9 जो है वो कॉमन है, मैं 9 निकाल लेता हूँ कॉमन। बचेगा क्या अंदर? यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपको अगर सर्वसमी का याद है तो आप इसका उत्तर बता सकते हो, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1, और यहाँ पर 9 हमारे पास गुणे में है, तो 9 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 9। तो यहाँ पर इस सर्वसमीका के लिए हमारे पास जो उत्तर आया है वो क्या आया है? 1। क्या आया है? ओह सॉरी, 9 आया है। क्या आया है? 9। एक तो जो है वो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए के लिए। इसके बाद छठे वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं हम। क्या है? बिंदुओं 0,4 और 3,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको दूरी सूत्र याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? दूरी सूत्र, ठीक है। तो जो दूरी सूत्र होता है उसे मैं लिख देता हूं पहले, ठीक है। जो दूरी सूत्र होता है उसे आप नोट भी करते रहना हमें ये सब चीजें, ठीक है। जो आपको काम देने वाली दूरी सूत्र क्या होता है? किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की, मान लो अब मैं एक बिंदु पी ले रहा हूं और दूसरा क्यू ले रहा हूं, तो पी क्यू के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर? दूरी सूत्र, ठीक है। अब इसके अंदर हमें जो बिंदु दिए गए हम उनको रखकर क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं ना। x2 का मान मान लो मैं यहाँ ले रहा हूँ इन बिंदुओं के अकॉर्डिंग। क्या है बिंदु? हमें दो बिंदु दिए गए जिनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0,4 और 3,0। यहाँ पर ये x1 y1 और ये x2 y2, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखते हैं हम यहाँ पर x2 का मान, आप इसमें से किसी को भी ले लो। देखो मैं क्या ले रहा हूँ? x2 का मान 3 माइनस 0 का वर्ग धन y2 क्या है यहाँ पर? 0 माइनस 4 का वर्ग, ठीक है। अब आप इसको हल करोगे तो क्या आएगा? 3 में से 0 घटाएंगे 3 ही आ जाएगा, और 3 का वर्ग क्या होता है? 9 धन 0 माइनस 4 क्या आ जाएगा? 4, और माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 16, और ये क्या आ जाएगा? वर्गमूल 25। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है? 5, ठीक है। इसी तरह से हमने 6 ऑब्जेक्टिव जो दिए गए हैं 2023 के प्रश्न पत्र में, उनको हमने जो हमें सही जोड़ी दी गई है ना, पॉइंट दिया मैं ये 6, तो आप इसको नोट करें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न जो है जिसे हम देखते हैं क्या दिया गया हमें इस प्रश्न पत्र में। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर लिखना है हमें, तो मैं एक वाक्य में आपको बता देता हूं, आप इसको नोट भी करते रहिए। क्या दिया है? पहला पॉइंट, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या बोलते हैं? पहला स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। दूसरा देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं हमें। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता। अब देखो कोई पासा हमने देखा जब वो हम क्या खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं या लूडो खेलते हैं, तब हमें जो पासा दिखता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक बिंदु बने होते हैं, ठीक है। तो जब हम उसको फेंकेंगे तो क्या उस पर कभी भी 6 अंक आ सकता है? सॉरी 8 आ सकता है क्या?
उस पे 6 तो आ जाएगा ना, ठीक है, लेकिन 8 होता ही नहीं है, सिर्फ कहां से 1 से लेकर 6 तक के बिंदु होते हैं, लेकिन 8 होते हैं क्या, उसमें 8 नहीं होता है। तो इसमें किसी भी, अब देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, पासे को फेंकने पर 8 आना संभव नहीं है, ठीक है, और किसी भी असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो होती है 0, 0, क्या होती है, 0। तो आप 0 भी लिख दो या 0 लिख दो, दोनों सही है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्टिव की, वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। अब हमारे पास एक वर्ग अंतराल दिया है 20 से 40, इसका हमें क्या लिखना है, वर्ग चिन्ह, जिसे हम xi से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, वर्ग चिन्ह को किससे दर्शाते हैं, ठीक है, मैं वर्ग चिन्ह ही लिख देता हूं यहाँ। वर्ग चिन्ह जो है क्या होगा, देखो 20 और 40 में ऊपरी सीमा धन निचली सीमा या निम्न सीमा, ऊपरी सीमा यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या को जोड़कर हमें इसे 2 से भाग देना है। तो ऊपरी सीमा धन निचली सीमा, ऊपरी सीमा कौन है यहाँ पर 40 और निचली सीमा 20, 40 धन 20 बटे 2। अब 40 और 20 को जोड़ेंगे इतना आ जाएगा 60 बटे 2 और 60 को 2 से भाग देंगे, आंसर आ जाएगा 30। तो जो हमारे पास वर्ग अंतराल 20 से 40 में जो वर्ग चिन्ह होगा वो क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के लिए विविक्त कर d का सूत्र लिखिए। किसका सूत्र लिखना है हमें, विविक्त कर d का। और जो विविक्त कर होता है ना द्विघात समीकरण में, उसे हम d से दर्शाते हैं, विविक्त कर d से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब कैपिटल D या फिर स्मॉल d, ये डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हो। मैं यहाँ पर जो है आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्मॉल d की जगह आप क्या लोगे, कैपिटल D ही लोगे, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्गमूल b वर्ग माइनस 4ac, ये होता है सूत्र, ठीक है। ये 4 है, यू मत समझना इसको। हमारे पास जो विविक्त कर d का सूत्र होता है वो होता है वर्गमूल b वर्ग माइनस 4ac। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। क्या बोल रहा है, किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो कोई भी AP या समांतर श्रेणी है उसके प्रथम n पदों का आपको अगर योग निकालना है तो उसके लिए सूत्र जो होता है Sn बराबर n बटे 2 क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास जो है किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र है, ठीक है। उसके बाद उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। अब ये उन्नयन कोण की परिभाषा क्या है, इसे मैं आपको जो है लिख कर बता दूंगा पूरी कि आप उन्नयन कोण को किस प्रकार से जो है परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये हमारा वीडियो जो है आज समाप्त होता है। आगे हम इससे 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 4 तक आज हमने जो है प्रश्न पत्र 2023 का था उसको हल किया। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 5 से आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में जो है हल करेंगे। धन्यवाद।